हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 38 तक देख लिए थे क्वेश्चंस। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो अभी तक आपने तीनों टाइप की एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। तो तीनों एक्टिविटीज़ को आप सेपरेटली निकालने के बाद अब हमारी बारी आ चुकी है थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस करने की जो आपके फुल फ्लेज क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको सब कुछ मिक्स्ड दिया होगा और आपको खुद ढूंढ ढूंढ के ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, तो पूरा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से शुरू से लेकर आखिरी तक बनाओगे, अभी आपने पार्ट्स में सीखा है, अब पूरा एक साथ बनाना आप सीखोगे। आ रहा है समझ में? चलिए, तो क्वेश्चन 39 बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे देगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं लिखा कि ऑपरेटिंग से निकालो, इन्वेस्टिंग से निकालो, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि सारी इन्फॉर्मेशन से बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा चीज़ कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया है ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस, यहाँ दिया है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इसका किस चीज़ में काम में आएगा वो भी आपको समझ में आएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज क्या हो जाता है? करंट असेट। ठीक है, तो इसका हमें इम्पैक्ट लेना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, तो ये क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी। ये भी आपका इंक्रीज इन आपका जो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस है उसमें आएगा ये। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो ये आपका कहाँ आता है? फिक्स्ड असेट्स को बेचना, खरीदना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो बोरोइंग्स लेना या बोरोइंग्स को रीपे करना कहाँ आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। और क्या दिया है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ये बेसिकली आपका ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाते हैं। चलो मेन फॉर्मेट पे हम, ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन फॉर्मेट है। सबसे पहली एक्टिविटी जो हम निकालने वाले हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण क्या कैसा कैश फ्लो हुआ है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए होता है सबसे पहला फिगर। लेकिन ये जो आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, इसमें कोई भी आपका देखो टैक्स का या आपको क्या बोलते हैं डिविडेंड्स वगैरह, इनका कुछ भी आपको एडजस्टमेंट नहीं दिया है। अब अगर क्योंकि उनके एडजस्टमेंट नहीं दिए हैं तो यहाँ पे क्लियरली जो हमारा ये 20,000 है, इसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट्स है नहीं, तो सीधे सीधे यही आपका फाइनल फिगर बन जाएगा। तो यहीं पर लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यही आपका फर्स्ट फिगर बन जाएगा। कितना? 20,000। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, इसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं? ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो यहाँ पर कुछ भी आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसके बाद वाली स्टेप पे आ जाते हैं जो हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे आ जाते हैं सीधे। ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स। ठीक है, और लेस हो जाएगा डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। चलो, तो सबसे पहले क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर करंट असेट और करंट लाइबिलिटी, बस ये दो ही हैं, और तो कोई करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है नहीं। तो करंट लाइबिलिटी देखो क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन बिल्स पेबल। उन्होंने डायरेक्टली आपको इंक्रीज दे दिया, कितना? 1,20,000। तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैटेगरी 1 में चला जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्रीज इन बिल्स पेबल, कितना? 1,20,000 डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है, चलिए। देन डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, तो डिक्रीज इन करेंट असेट्स, डिक्रीज इन करेंट असेट्स, तो ये भी आपका कैटेगरी 1 में आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम नेट करके लिख लेंगे यहाँ पे 1,20,000 और 80,000। ठीक है, तो टोटल आपका 2 लाख रुपए आ जाएगा ऐड वाली कैटेगरी में। क्लियर हो गया इतना? अब लेस वाली कैटेगरी के लिए तो कोई आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा, ये आपका लेस वाली कैटेगरी हो जाएगी निल। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो अब आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा, देखो आप इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का और कोई आइटम बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आ रहा है समझ में? तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, लेकिन देखते भी जाना है कि जो आइटम्स नहीं दिए उनको इग्नोर करते हुए चलेंगे। चलो, तो फाइनल आंसर हमारा 2,20,000, ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी क्लोज हो रही है। हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब आ जाते हैं सेकेंड एक्टिविटी पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो आपने मार्क करके रखा है हम लोगों ने, सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोसीड्स आ रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना 3 लाख रुपए से फिक्स एसेट्स बेच रहे हो और आपको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके अलावा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कुछ भी नहीं है, तो आपका सीधे सीधे 3 लाख रुपए जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और कुछ नहीं है, तो बस आप कंक्लूड कर दोगे 3 लाख रुपए आपका फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए अब थर्ड कैटेगरी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो हमारी थर्ड कैटेगरी है, थर्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो 5 लाख रुपए आपने रीपे किए, आउटफ्लो हुआ कैश। ठीक है, तो यहां पर दिखा देते हैं रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, कितना, टोटल 5 लाख का आउटफ्लो हुआ। तो बस इसके अलावा और कोई एक्टिविटी है नहीं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में 5 लाख रुपए। ये हो जाएगा आपका कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तीनों एक्टिविटीज देख लो जल्दी से, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं पहले हम फाइनल। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,20,000, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3 लाख एंड कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5 लाख। तो ये तीनों एक्टिविटीज का आपने सेपरेटली पहले निकाल लिया।
ठीक है, कैश फ्लो निकाल लिया है। बस अब लास्ट स्टेप है जो आपको छोटी सी स्टेप सीखनी है। देखो, अब तीनों एक्टिविटीज का निकालने के बाद हम आ जाते हैं यहां पर नेट इंक्रीज या डिक्रीज हम निकालेंगे इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ध्यान से बेसिकली आपको क्या करना है, वन कैटेगरी, ये जो फर्स्ट एक्टिविटी प्लस सेकंड एक्टिविटी प्लस थर्ड एक्टिविटी, ये करना है आपको। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो बेसिकली आपने कैश फ्लो ही निकाला है ना तीनों एक्टिविटीज से, तो यहाँ पर हम नेट इंक्रीज निकाल रहे हैं कैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक्टिविटी नंबर 1 + 2 + 3, तो कितना आ जाएगा, देखो 2,20,000 प्लस 3 लाख 5,20,000 हो गया, माइनस 5 लाख हो गया, तो 5,20,000 माइनस 5 लाख कितना, 20,000 हो गया। तो 20,000 आपका आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब देखो कैसे जादू, यहां पर हम ऐड करते हैं। अब जो ओपनिंग बैलेंस था हमारा, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका कितना था, देखो 1,50,000 था। इसको जब आप ऐड कर दोगे तो अब देखो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, यहां पर देखो टोटल, यहां पर आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1,70,000। तो 1,70,000 जो आ रहा है, जादू क्या है, जादू क्लोजिंग कैश एंड कैश बैंक बैलेंस, यही है। ठीक है, बस यही तो आपको करना था। ठीक है, तो आपको बेसिकली कैश फ्लो और कुछ नहीं है, बस यह है कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से लेके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तक का जो सफर है, ठीक है, जो सफर तय किया है वो उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि क्या आया क्या गया, नेट ऑफ ये जो 20,000 का डिफरेंस है, 1,70,000 हमारा अगर क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है और ओपनिंग कैश बैलेंस था हमारा 1,50,000, तो 20,000 का डिफरेंस दिखाने के लिए ये हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वो 20,000 का डिफरेंस किन किन कारणों से आया है, ये बेसिकली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा देते हो। आ रहा है समझ में? तो यहां पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो अब पूरी कहानी समझ में आई होगी कि ये हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी को देखना होता है कि अच्छा जो हमारे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंसेस में जो डिफरेंस आ रहा है ये किन किन कारणों से आ रहा है, और वो कारण अच्छे हैं बुरे हैं, ये सब एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पर अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी तीनों एक्टिविटीज में आपने पूरा बाइफर्केट किया अपना कैश फ्लो, फिर आपने निकाला नेट इंक्रीज या डिक्रीज, तीनों एक्टिविटीज को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपका 20,000 इंक्रीज आ गया इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ओपनिंग बैलेंस में ये इंक्रीज को ऐड कर दोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो जाएगा 1,70,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो आप अब क्लियरली अपना पता कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से सॉल्व किया है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से आपका पूरा आंसर टैली होना चाहिए, इसी तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पूरा आंसर जो है बिल्कुल सही आपने किया है सॉल्व। चलो जल्दी से नोट कर लो ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, मतलब सारी तीनों एक्टिविटीज़ का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और लास्ट में वो छोटा सा तड़का हमें ऐड करना है जब हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करेंगे, और हमारा फाइनल आंसर मैच होना चाहिए हमारे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। आ रहा है समझ में? चलो क्या क्या दिया है ज़रा देख लें। यहाँ पर हमें सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं 31 मार्च 2020 के, और ये हमें सारे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं 31 मार्च 2021। ठीक, अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल दिया है। तो शेयर कैपिटल में इंक्रीज दिख रहा है, 2 लाख था 2,50,000 हो गया।
ये डेफिनेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ठीक है। रिजर्व्स इन सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट करेंगे इसको हम, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें वर्किंग नोट जो रहेगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लिए, ये वो रहेगा। आया समझ में। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 15% डिबेंचर्स, तो ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में आपका ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, ठीक है, और अदर करंट लाइबिलिटीज, तो ये दोनों आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा और उसमें भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला। क्लियर हो गया इतना। चलो देन असेट्स दिया है, नॉन करेंट असेट्स, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ये आपके टेंजिबल असेट्स दिए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, ये आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आ रहा है समझ में किस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। करंट असेट्स में क्या दिया है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल ये भी आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ठीक है। लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स का जो हमारा है आखिरी में काम में आएगा, तो ये एंड में आएगा। क्लियर हो गया इतना। बस तो इतना सा ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। चलो तो बिल्कुल हमारा फुल फ्लेज एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना हुआ है, इसी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी होगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें निकालना है। अब यहां पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो यहां पर उसके लिए सबसे पहला हमारा ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा इवन डिविडेंड का रेट नहीं दिया है कुछ भी कि हम शेयर कैपिटल पे डिविडेंड कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम एक काम करते हैं, सीधे हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो है वही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बन जाएगा। ठीक है, अलग से मैं वर्किंग नोट नहीं बना रही क्योंकि उतनी अलग से उसको सेपरेटली सॉल्व करने का मुझे सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि इतना बस छोटा सा ही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो 1,83,000 माइनस 82,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,83,000 माइनस 82,000, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1,01,000 हो जाएगा। तो 1,01,000 आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से बैलेंस शीट में देखो, आपको कुछ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड दिख रहा है क्या? यस 15% डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो हमने दिया होगा, ठीक है, ये आपको इसका इम्पैक्ट 15% इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी लेना पड़ेगा, आपको एड बैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट दिया है नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, तो इसको हम एड बैक करेंगे। आ रहा है समझ में? चलो तो यहां पर ऐड कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप भूल जाते हो, बहुत ध्यान से आपको करना है क्वेश्चन। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट ऑन कितने डिबेंचर्स हैं? 15% है आई थिंक, यस। तो इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर्स 50,000 पे आप कैलकुलेट करोगे ओपनिंग बैलेंस पे। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमने नए डिबेंचर्स इशू किए हैं 30,000 के, वो आपके ईयर एंड पे किया है, ठीक है। हमेशा जनरली जब कुछ नहीं दिया हो तो यही एज्यूम करके चलते हैं।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपये 15%। पूरे साल का आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7500। इसके अलावा मुझे और तो कोई आपका यहाँ पे कोई डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना ही एडजस्टमेंट है और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है। तो सीधे सीधे ये हमारा आ जाएगा क्या 1,01,000 प्लस 7,500, ये आपका आ जाएगा 1,08,500। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो, तो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट देना है, तो ऐड कर देंगे क्या, ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, और लेस कर देंगे जस्ट ऑपोजिट इसका डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। चलो, तो करंट लाइबिलिटीज को देख लेते हैं। पहले आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज में दो हैं, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स ओपनिंग था 1,10,000, क्लोजिंग कितना है 1,50,000। तो कैटेगरी 1 में आपका ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि। तो यहां पर लिख लेते हैं ट्रेड पेबल्स 40,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 40,000। ठीक है, नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज में और क्या दिया हुआ है आपको, अदर करंट लाइबिलिटीज। तो अदर करंट लाइबिलिटीज 20,000 थी, अब 12,000, मतलब डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका कैटेगरी 2 में चला जाएगा। कितने से डिक्रीज हो रही है 8,000 से डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ले लेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज सेकेंड कैटेगरी में। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 8,000। क्लियर हो गया इतना। चलो, अब आ जाते हैं करंट एसेट्स पे। तो करंट एसेट्स में आपको क्या दिया, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज आपका 1,50,000 था, अब 2,06,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो 2,06,000 माइनस 1,50,000, 56,000 से इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्रीज। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स हम कहाँ लेते हैं, सेकेंड कैटेगरी में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वेंट्रीज। कितना हो जाएगा आपका 56,000। ठीक है, ये सारे आपके लेस वाले हैं। चलिए, दूसरी आपकी करंट एसेट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 70,000 था, अब 32,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो ये कैटेगरी 1 में चला जाएगा। तो 70,000 माइनस 32,000, 38,000 से ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहा है। ठीक है, कितना 38,000। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमने सारे कर लिए। तो 40,000 प्लस 38,000 ये आपका हो जाएगा 78,000 यहाँ पर ऐड। ठीक है, और 8,000 प्लस 56,000, टोटल 64,000 आपका यहाँ पर हो जाएगा लेस। क्लियर हो गया इतना। चलो, अब ये देख लेते हैं कि कुछ टैक्स या एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स वगैरह कुछ हमें दिया नहीं है। तो सीधे आपका फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो, तो फाइनल आंसर निकाल लेते हैं यहाँ पर 1,08,500 प्लस 78,000 माइनस 64,000। तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारा आंसर 1,22,500। तो ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। 1,22,500 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ परफेक्टली आ गया। जल्दी से देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर सेकेंड एक्टिविटी पे बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड एक्टिविटी पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पर 2,74,000 हो गया है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और ओपनिंग कितना था 1,17,000। इसका मतलब 1,57,000 से हमारे फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है, मतलब हमने खरीदा होगा। डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया नहीं है तो सीधे इसको हम परचेज मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने और प्रॉपर्टी खरीदी है, प्लांट खरीदा है या फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं, उसके लिए आपका कैश आउटफ्लो हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो हमने फिक्स्ड एसेट्स जनरल सेंस में लिख दिया। कितना पेमेंट हुआ 1,57,000, तो ये आपका क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये वाला आपका हो गया। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 68,000 के हो गए हैं, पहले कितने थे 55,000 के, मतलब आपने 13,000 के इन्वेस्टमेंट्स और खरीदे हैं, तो इसके लिए भी आपका आउटफ्लो हुआ होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। कितना हो जाएगा ये 13,000। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं हमारा और कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो बस इसको हम फाइनल ऐड कर लेंगे। अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1,57,000 प्लस 13,000, ये हो जाएगा आपका -1,70,000। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई हमारी। चलो जल्दी से बढ़ते हैं थर्ड एक्टिविटी पे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाएगा आपका। सबसे पहले आ जाते हैं शेयर कैपिटल। 2 लाख था, 2,50,000 हो गया, मतलब आपने 50,000 के शेयर्स और इशू किए, तो उसके बदले में आपको प्रोसीड्स मिले होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 50,000 मिला आपको। चलिए देन नेक्स्ट, इसके बाद आपने 15% डिबेंचर्स 50,000 के थे, अब 80,000 के हो गए, मतलब 30,000 के आपने 15% डिबेंचर्स भी इशू किए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 15% डिबेंचर्स। तो हमने जो डिबेंचर्स इशू किए उसके बदले में हमें प्रोसीड्स मिले कितने, 30,000 रुपये। ठीक है, चलो अब इंटरेस्ट भी पे किया होगा डिबेंचर्स पे,
वो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। उसके अलावा पहले चेक कर लेते हैं और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हमारा अब कोई आइटम नहीं बचा है। चलिए, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कितना 7500। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करना है इसको, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको एज आउटफ्लो दिखाना है, क्योंकि ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन 15% डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 50,000 पे 15%, तो ये वही हो जाएगा आपका 7500। तो 7500 आपका क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। ठीक है, बस तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इतना ही था, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, टोटल 80,000 माइनस 7500, ये आपका आंसर आ जाएगा 72,500। तो 72,500 आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। चलो, तो हमारी पूरी मेहनत सफल हुई। यहाँ पर आंसर चेक कर लेते हैं। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,70,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 72,500। ठीक है, तो यह आपकी पूरी डिश तैयार हो चुकी है। बस अब आखिरी का इसमें मिर्च मसाले का तड़का लगाना बाकी है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लियर हो गया। चलो, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले नेट इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल देखो 1 कितना आ रहा है आपका, एक्टिविटी 1 से टोटल इनफ्लो 122,500। ठीक है, एक्टिविटी 2 में जा रहा है 1,70,000, तो माइनस कर लेंगे, प्लस 72,500, तो आपका नेट इंक्रीज आ रहा है बेसिकली 25,000 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये 1 + 2 + 3 से आपका आया है। क्लियर हो गया इतना? ठीक, अब इसमें ऐड कर लेते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको कितना दिया है, देखो जरा यहाँ पे ओपनिंग दिया है 70,000 और क्लोजिंग हमारा टोटल आना चाहिए कितना, 95,000। चलो, तो ओपनिंग यहाँ पर कर लेते हैं 70,000 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका। फाइनल आंसर देखो आ रहा है 95,000। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो, बस यहाँ पर एक नोट और लिख देना कि हम जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 15%, ठीक है, उस हमेशा क्वेश्चन के सोल्यूशन के एंड में लिख देना जो भी आपके अजम्पशंस हैं। नोट लिख देना कि 15% डिबेंचर्स जो इशू किए हैं उसको अज्यूम किया गया है कि उसको एट द ईयर एंड इशू किया गया है। आ रहा है समझ में? बाकी पूरा ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीट सोल्यूशन आपका। जल्दी से देख लो, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अभी तो एडजस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं, एडजस्टमेंट्स आएंगे तो चीज़ें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे ढेर सारे, लेकिन अभी आई होप ये पूरा एक आइडिया आपको मिल गया है कि कैसे तीनों एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको निकालना है कैश फ्लो। फिर उसको ऐड करना है एंड में, नेट इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल क्लोजिंग बैलेंस से आपका बैलेंस टैली हो जाना चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। Prepare cash flow statement on the basis of information given in the balance sheets of Libra Limited as at 31st March 2021 and 31st March 2020। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं।
ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च 2020 और ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, अब एक एक करके एनालाइज करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स दिया है जिसमें आपको शेयर कैपिटल दिया है, तो शेयर कैपिटल का इम्पैक्ट आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 एक बार जाके देख लेते हैं क्या क्या है। सिर्फ सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मतलब पूरा का पूरा जो रिजर्व एंड सरप्लस का इम्पैक्ट है ये आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालने के काम में आएगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेना या देना हम लोग कहाँ पे लेते हैं, फाइनेंसिंग में लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में जो आपका ट्रेड पेबल्स है तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ठीक है, देन नॉन करेंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड असेट्स, टैंजिबल असेट्स, ये सब आपका कहाँ पे आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आपका आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। करेंट असेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करंट असेट्स हो जाएंगे और ये आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं ले रहे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होते हैं, हम देख चुके हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया इतना। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब फाइनल हम अपना बना लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्योंकि यहाँ पर हमें और कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो डायरेक्टली जो हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होगा वही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल लेते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख, ओपनिंग था 3 लाख, तो 4 लाख माइनस 3 लाख ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं। तो 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आपको कुछ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, नहीं, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिख रही है, नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो सीधे सीधे आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोरोइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट रेट दिया नहीं हुआ है, तो ऐड इंक्रीज इन करेंट असेट्स, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज और लेस हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन करेंट असेट एंड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, थोड़ा गैप देके लिख देते हैं। ये उल्टा लिख दिया है बेसिकली, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज होगा, डिक्रीज इन करंट असेट्स होगा। ठीक है, ऐसा होता है कई बार जल्दबाजी में एग्जाम में, तो ये गलतियां एक बार देखना ना हो। ठीक है, कई बार हम लिखते लिखते कई बार उल्टा लिख देते हैं, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज होगा, डिक्रीज इन करंट असेट्स होगा, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज होगा, इंक्रीज इन करंट असेट्स होगा आपका लेस कैटेगरी में। क्लियर हो गया। चलो तो अब आ जाते हैं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के लिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आ जाते हैं हम करंट लाइबिलिटीज़ में। तो करंट लाइबिलिटीज़ में देखो 48,000 था, 40,000 हो रहा है, मतलब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, 8,000 से डिक्रीज हो रही हैं, तो ये आपका सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हो रहा है, तो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा कितना, 8,000। चलिए अब करंट असेट्स पे आ जाते हैं। तो करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज दिया हुआ है आपको। ठीक है, इन्वेंट्रीज आपका कितना था, 82,000 था, अब कितना हो गया 76, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका ऐड वाली कैटेगरी में चला जाएगा। 6,000 से आपका डिक्रीज हो रहा है इन्वेंट्रीज, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पर इन्वेंट्रीज, ये हो जाएगा आपका 6,000। ठीक है, सिमिलरली आपका
और क्या बचा यहाँ पर, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स 92,000 था, अब डिक्रीज होके कितना हो रहा है 38,000, 54,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी आपका ऐड वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, 54,000, तो टोटल ये कितना हो जाएगा आपका 60,000 ऐड हो जाएगा और 8,000 लेस हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट बचा है क्या, एक बार देख लो। और कोई एडजस्टमेंट हमारा नहीं बचा, ये भी हम ले चुके हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का पूरा, ठीक है। चलिए, तो बस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर अपना लिख लेंगे 1 लाख प्लस 60,000 माइनस 8,000, ये हो जाएगा आपका 1,52,000, ठीक है। तो आपका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपका परफेक्ट आंसर आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,52,000। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लो फर्स्ट एक्टिविटी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर हो गया 1,52,000। चलिए सेकंड एक्टिविटी पे आ रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने मार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले फिक्स एसेट्स 5,60,000 के थे, अब 8,50,000 के हो गए, मतलब हमने डेफिनेटली खरीदे होंगे कितने के, 2,90,000 के हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेमेंट मेड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। तो हमने 2,90,000 पे किया है फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, तो इसको एज आउटफ्लो दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1,60,000 की थी, अब कितनी हो गई 2,32,000 की, मतलब 72,000 की आपने इन्वेस्टमेंट्स और खरीदी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कितना हो जाएगा 72,000। चलिए, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 2,90,000 प्लस 72,000, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव 3,62,000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो आंसर चेक कर लेते हैं, परफेक्ट आंसर आ गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 3,62,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे, क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में एक तो हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगा, तो शेयर कैपिटल 6 लाख था, अब 8 लाख हो गया, मतलब 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल इशू हुआ, उससे हमें प्रोसीड्स आया होगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, ये 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या दिया फाइनेंसिंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1.5 लाख की थी, अब 1 लाख की हुई, मतलब आपने 50,000 का लोन चुका दिया होगा, 1.5 लाख का था, अब 1 लाख का ही बचा है। तो 50,000 का आपने क्या किया है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रीपेमेंट ऑफ
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 50,000। तो बस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इतनी ही चीज़ें थी। अब हम फाइनल निकाल लेते हैं आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1,50,000। तो 1,50,000 आपका क्या हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। परफेक्ट आ गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज़ से हमने कैश फ्लो निकाल लिया है। बस अब हमें लास्ट का तड़का लगाना बाकी है, ठीक है। एक बार देख लो पहले तीनों एक्टिविटीज़ में, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर बस लास्ट स्टेप बची है हमारी। चलिए, तो अब तड़का लगाने की बारी आ चुकी है। यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो तीनों एक्टिविटीज़ का जो सम आ रहा है उसको ऐड कर लेते हैं, जो कैश फ्लो आ रहा है उसको ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3। तो फर्स्ट एक्टिविटी से हमारे पास 1,52,000 आया। सेकेंड एक्टिविटी में 3,62,000 गया, तो माइनस कर लेते हैं। प्लस थर्ड एक्टिविटी से 1,50,000 आया। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है -60,000। मतलब आपका क्या आ रहा है? नेट डिक्रीज आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूं इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दो। कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 70,000, ठीक है। और 1,34,000 है आपका करेंट इन्वेस्टमेंट्स का। तो दोनों को टोटल कर देते हैं यहाँ पर 70,000 प्लस 1,34,000, ये आपका हो जाएगा 2,04,000, ठीक है। तो 2,04,000 में से 60,000 गया, तो आपका अब कितना बच रहा है? 1,44,000, ठीक है। तो ये आपका बराबर आना चाहिए किसके? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा टोटल 1,44,000 आ रहा है क्या? करेंट इन्वेस्टमेंट्स है 50,000 और ये है कितना? 94,000। तो यस, आपका आ रहा है 1,44,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आप चाहो तो मैं ब्रैकेट में आपको लिख कर दे देती हूँ। 50,000 था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नहीं 50,000 हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट्स था आई थिंक, और 94,000 हमारा क्या था? 50,000 हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट्स और 94,000 हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल आपका बिल्कुल परफेक्टली आ गया है 1,44,000। चलो, तो ये आपका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आप चाहो तो ये करंट इन्वेस्टमेंट्स को अलग से ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नीचे एज नोट दिखा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको यहीं पर सोल्यूशन में ही दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ये आपका आ गया नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स परफेक्टली 60,000 का, ठीक। चलिए, तो जल्दी से नोट कर लो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो।
चलिए, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले, जिसमें हमने सीख लिया बेसिक विदाउट एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस थे ये, ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे जहां हमने तीनों टाइप की एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना सीखा। और उसके बाद फाइनल एक नेट इंक्रीज या डिक्रीज हमने किया, ठीक है, और उसमें जब ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा टैली हो रहा है किससे, हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। आ रहा है समझ में? तो ये कुछ नहीं बल्कि बस आपका दिखा रहे हैं कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है कैश के बैलेंसेस में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंस में क्यों डिफरेंस आ रहा है, वो पूरा कारण जो है ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है, कि किन किन कारणों से ये क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, तो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स हमारे डिस्कस होंगे लाइव डाउट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।